देखिए आज के लेक्चर में आप क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं जब इसका कैलकुलेटिवली इसको मेज़र करते हैं उस टाइम पर। ठीक है, तो टॉर्क होता क्या है? टॉर्क इज द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू कॉज रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। कोई भी बॉडी जो है जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से अगर उस बॉडी के अंदर रोटेशन हो रहा है, दैट मीन्स जो वो फोर्स की टेंडेंसी है बॉडी को रोटेट करने की किसी भी फिक्स्ड एक्सिस या किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, उसी को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। यानी कि अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है और उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर बॉडी के मोशन में एक टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा? बॉडी को रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स जो होती है उस बॉडी को रोटेट करने के लिए कंपेल कर देती है, तो वो जो कंपेल कर रही है, जो उसकी टेंडेंसी है, उसी को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम ले, सीलिंग फैन होता है। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास जब सीलिंग फैन रोटेट करता है तो ब्लेड्स रिमूव करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका, क्योंकि वो सेंटर पे है फैन के, तो वो क्या है? रेस्ट में है, वो रोटेट नहीं कर रहा है। सेंटर ऑफ मास उसमें हो गया, रेस्ट में हो गया, वो रोटेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स उस सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रही हैं वो सब क्या हो गई? ज़ीरो। जो रिजल्टेंट फोर्स है या जितने भी फोर्सेस वहाँ पर एक्ट कर रही है उनका सम क्या हो गया? वहाँ पर ज़ीरो। तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन फैन क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, फैन का एंगुलर एक्सेलरेशन वहाँ पर है। इसका मतलब किसी भी बॉडी की अगर रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स ज़ीरो है, तब भी क्या होगा वहाँ पर? अगर रोटेशन हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसके अंदर, और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर है तो उसका जो कॉज होता है वो क्या होता है कि जो रिजल्टिंग फोर्स उस पर एक्ट कर रही थी उनकी वजह से उस फैन के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर क्या लग गया? टॉर्क लग गया है, जो उस बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी दे रहा है, या कह सकते हो उसको कंपेल कर रहा है रोटेट करने के लिए। ठीक है, देखो जब कोई सीलिंग फैन रोटेट करता है तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? रेस्ट में होता है। ठीक है, लेकिन फैन रोटेट करता है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गई यहाँ पर? ज़ीरो। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ टॉर्क, क्योंकि रिजल्टिंग फोर्स ज़ीरो है सेंटर ऑफ मास पे, लेकिन उन फोर्सेस की वजह से एक टर्निंग इफेक्ट वहाँ आ गया है जिसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क की वजह से वहाँ पर क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर? देखिए मेज़र कैसे करेंगे हम टॉर्क को, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे लगाओगे? आपको पता चला कि क्या जब फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स की वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट या रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है तो वो किसकी वजह से होता है? टॉर्क की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ फोर्स अप्लाई करने की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब टॉर्क को आप कैसे निकालोगे? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से टॉर्क डेवलप हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच का? जो भी आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उससे फोर्स की जो डायरेक्शन है उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उससे आप फोर्स को मल्टीप्लाई अगर करते हो तो आपको टॉर्क मिल जाता है। जैसे कि ये एक डोर का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, मान लो यहाँ पर इसका हिंज है और यहाँ इसका क्या है? आपको पकड़ने के लिए हैंडल है। ठीक है, अब आप हैंडल को पकड़ के अगर इसको खोलते हैं अंदर की तरफ तो क्या होगा? जो फोर्स है आप सीधा इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे और मोशन जो होगा इसके एज का वो क्या होगा? इस तरह से होगा, एक कर्व में। यानी कि हिंज के अबाउट डोर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, तो एक यहाँ पर टॉर्क लग रहा है। दैट मीन्स ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर F इंटू आर, अगर आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो वो कितनी है? F। तो यहाँ पर F इंटू आर किसके बराबर होगा? टाउ के बराबर, यानी कि टॉर्क के बराबर होगा। अगर वेक्टर की फॉर्म में हम देखें तो एक्चुअल में क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर लाइन इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी कि ये आपकी एक्सिस हो गई, इसमें हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर फोर्स अप्लाई करके
डोर को मूव करा रहे हैं, ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स जो अप्लाई की जा रही है उसका वो कंपोनेंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, इससे परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, अगर हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स अप्लाइड के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कितना टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, फोर्स का हम कौन सा कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पर लेंगे, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगी। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे r शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, f फोर्स है जो आप अप्लाई कर रहे हो, तो आर एफ साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा हमें क्या, एफ साइन थीटा क्या देगा, वो कंपोनेंट देगा जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा। तो ये प्रोडक्ट हमें क्या दे देता है, टॉर्क की वैल्यू को देगा। यहाँ पर ये क्या है, n यूनिट वेक्टर है जो हमें यहाँ पर टाउ की डायरेक्शन को देगा, और थीटा जो है यहाँ वो r और f के बीच का एंगल होगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टाउ को हम लिख सकते हैं r क्रॉस f। दैट मीन्स ये जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के वेक्टर प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, और वेक्टर प्रोडक्ट क्या देता है, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। ये आपने पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है रिजल्ट में, और वेक्टर प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये r और f का वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब टाउ क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी यूनिट क्या आएगी, r क्या है डिस्टेंस और f क्या है फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और r क्या है लंबाई, डिस्टेंस एक तरह से, तो ये हो गया मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, kg यानी कि m, मीटर यानी कि L2, और सेकेंड यानी कि टाइम, तो t-2, m L2 t-2 इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि r और f के बीच का एंगल क्या है, 0, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जैसे r ये था, ठीक है, अगर फोर्स भी हम इसी डायरेक्शन में अप्लाई करें तो कोई मोशन नहीं होगा, कोई रोटेशनल मोशन नहीं होना है। तो इस केस में क्या होगा कि टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन 0, और साइन 0 क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई टॉर्क अप्लाई नहीं होगा, कोई टर्निंग इफेक्ट फोर्स का नहीं आएगा। और अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस तरह से हो जाए तो एंगल होगा 90 डिग्री, तो यहाँ टाउ की वैल्यू हो जाएगी आर एफ साइन 90 डिग्री, और साइन 91 होता है, तो ये हो गया आर एफ, या कह सकते हो ये होती है टाउ की मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम कितनी होती है, 0, जब पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम हो जाएगी, और बीच में अगर कोई एंगल है तो इनके बीच की वैल्यू हमें मिलेगी। क्लियर? अब रोटेशनल मोशन है तो आप देखेंगे कि टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, टॉर्क का फॉर्मूला अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो r इंटू एफ है, ठीक है, और I आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर F को आप क्या लिख सकते हो, m इंटू ए, ठीक है, लीनियर एक फोर्स है तो इसको हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये हो गया r m, और a को आप लिख सकते हो dv ओवर dt। अगर एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन है तो v को आप क्या लिख सकते हो, r ओमेगा। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो टाउ इज इक्वल्स टू होगा r m इंटू डी ओवर डी टी ऑफ r ओमेगा। r रेडियस है, इसको बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मूव करेगा, तो जब बाहर लेंगे तो r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका एम आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा ओवर डी टी। यहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो डी ओमेगा ओवर डी टी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो किसके बराबर होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होगा। दैट मीन्स
टाउ इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर क्या है आपका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डी ओमेगा ओवर डी टी क्या है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम टाउ को क्या लिख सकते हैं आई अल्फा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एफ क्या था हमारा एम इंटू ए। इससे पहले लेक्चर में आपने क्या देखा था कि लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम आपका मास करता है, यानी कि जो इनर्शिया आपका काम करता है, वही रोटेशनल मोशन में कौन करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है मास का या इनर्शिया का एनालॉग है किसमें रोटेशनल मोशन में। ठीक है, वही फंक्शन प्ले करेगा, ये वही काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में जो कि मास या इनर्शिया किस में करता है ट्रांसलेटरी मोशन में। ठीक है, ठीक इसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन जो काम लीनियर मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन में करता है, वही काम आपका एंगुलर एक्सेलरेशन रोटेशनल मोशन में करता है। दैट मीन्स लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम फोर्स करेगी वही रोटेशनल मोशन में टाउ यानी कि टॉर्क करेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि टाउ क्या है रोटेशनल एनालॉग है किसका फोर्स अप्लाइड का। ठीक है।